नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए झारखंड सरकार ने भी कल शाम गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय पर झारखंड के मुख्य सचिव द्वारा जारी इस दिशा निर्देश में केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ही फॉलो किया गया है। झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिले में ऑटो रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गई है। अभी एक जिले से दूसरे जिले या जिले के बाहर बस चलाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल धार्मिक स्थल को खोलने पर भी रोक है। अब रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर आप घर ले जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होगी। झारखंड सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र से जारी गाइडलाइन को ही फॉलो करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने अनलॉक 1 को लेकर सोमवार को अपना दिशा निर्देश जारी करते हुए 1 जून से 30 जून तक के लिए इसे जारी किया है। केंद्र सरकार से 2 दिन पूर्व जारी गाइडलाइन को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन यह गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू होगी। राज्य में जिले के भीतर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सामान्य रिक्शा चलाने की अनुमति दे दी गई है। जो भी ढीले दी गई है वह कंटेनमेंट जोन के बाहर दी गई है। अभी एक जिले से दूसरे जिले में आने वाली बसों को अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, अभी धार्मिक स्थल को खोलने की भी अनुमति नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट से पहले होम डिलीवरी की सुविधा दी गई थी। अब कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट तो जा सकता है, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है। कंटेनमेंट जोन से बाहर जो चीज़ें खोलने की अनुमति मिली है वो है नगर निगम क्षेत्र में भी कंटेनमेंट जोन के बाहर मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कूलर आदि की सर्विस व पार्ट्स आदि के कारोबार की अनुमति। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स, कैपिटल गुड्स की दुकानें, भारी मशीन, जनरेटर की दुकानें, आईटी, हार्डवेयर की दुकानें, नेटवर्किंग उपकरण, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम उत्पाद की दुकानें खुली रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे तार, स्विच, लाइट, पंखा, एयर कूलर, गीज़र और इन्वर्टर की दुकानें भी खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल, साइकिल, ट्रैक्टर्स की दुकानें खुली रहेंगी। ऑटो एक्सेसरीज, बैटरी, ज्वेलरीज, चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं घड़ी, रसोई संबंधित उपकरण, क्रॉकरी, फर्नीचर की दुकानें, गैरेज और मोटर वर्कशॉप खुली रहेंगी। बता दें कि अभी कपड़ा दुकान, सैलून, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल आदि बंद रहेंगे। झारखंड में कोरोना के ताबड़तोड़ 40 नए केस आए सामने। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 676। जी हां, झारखंड में जहां एक और कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए संक्रमित भी लगातार मिलते जा रहे हैं। यहां सोमवार को 34 मरीज कोरोना को हराते हुए संक्रमण मुक्त हुए, वहीं 40 नए संक्रमित भी मिले। कोरोना को हराने वाले इन सभी मरीजों को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसी के साथ राज्य में वर्तमान में सक्रिय केसों की संख्या 374 हो गई है। साथ ही कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। सोमवार को धनबाद से 14, जमशेदपुर से 10, कोडरमा से 4, हजारीबाग से 3, रांची, गढ़वा, सिमडेगा तथा लोहरदगा से 2 मामले तथा गुमला से 1 नए मामले मिले हैं कोरोना के। संक्रमितों में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। रांची में मिले दोनों मरीज महिला हैं जो पिछले दिनों मुंबई से लौटी हैं। इनमें से एक 15 तथा दूसरी रातू की रहने वाली हैं। हजारीबाग के दोनों मरीज महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूर हैं। पहला मरीज चौपारण प्रखंड के पिपरा गांव निवासी 23 वर्षीय युवक है, जबकि दूसरा मरीज पदमा प्रखंड के 55 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति हैं। इधर सोमवार को कोरोना के 34 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें हजारीबाग के 15, गिरिडीह के 8, रांची के 7, लातेहार के 3 तथा पलामू के 1 मरीज शामिल हैं। बता दें कि झारखंड में अब तक 676 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें से 297 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अभी तक सबसे अधिक एक्टिव केस जो है वो जमशेदपुर के हैं। वहीं 5 जिले ऐसे भी हैं जहां अभी तक एक भी एक्टिव केस नहीं है। इनमें देवघर, दुमका, चतरा, जामताड़ा तथा गोड्डा शामिल हैं।
सबसे ज़्यादा एक्टिव केस पूर्वी सिंहभूम में है, जहां 115 एक्टिव केस है। इसके बाद धनबाद में 51, हजारीबाग में 40, रामगढ़ में 25, गुमला में 22 तथा कोडरमा में 19 एक्टिव केस हैं भी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए 19 जून को मतदान की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड की 2 सीटों के लिए 19 जून सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। इसके बाद विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर ने पहले ही नामांकन दाखिल किया है। 26 मार्च को होने वाला यह चुनाव लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया था, पर अब लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद चुनाव आयोग ने मतदान की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी और प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल पूरा होने से झारखंड में 2 सीटें खाली हुई हैं। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से जेएमएम के शिबू सोरेन की जीत तय है, जबकि बीजेपी के दीपक प्रकाश की राह भी आसान दिखाई पड़ रही है। 19 जून को विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, राजस्थान की 3, मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2, मणिपुर और मेघालय से 1-1 सीटें शामिल हैं। अब दवा दुकानदारों को भी रखना होगा सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों का ब्यौरा। जी हां, झारखंड सरकार सर्दी खांसी वाले सभी मरीजों की पहचान करने की कवायद में जुट गई है ताकि उनकी जांच हो सके। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि सर्दी खांसी या बुखार होने पर मरीज सीधे केमिस्ट की दुकान में जाकर दवा खरीद लेते हैं। डॉक्टर के पुर्जे के बिना भी ऐसे मरीजों को दवा दे दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा है। राज्य सरकार ने अब ऐसे मरीजों की पहचान करने के लिए सभी दवा दुकानों और सभी ऐसे मरीजों का ब्यौरा मांगा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने निदेशक औषधि को पत्र लिखकर ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। इसके तहत दवा दुकानदारों को सर्दी, खांसी तथा बुखार के लिए दवा खरीदने वाले ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रखना होगा। ड्रग्स इंस्पेक्टर दुकानदारों से ऐसे मरीजों की सूची प्राप्त करेंगे और औषधि निषेधालय को इसकी प्रति सौंपेंगे ताकि ऐसे मरीजों की शीघ्र पहचान की जा सके। औषधि निदेशक इसे स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी शाखा को उपलब्ध कराएगा तथा आईडीएसपी द्वारा ऐसे मरीजों की जांच कराई जाएगी। और अब मौसम अपडेट। मानसून ने केरल में सोमवार को तय समय यानी 1 जून को दस्तक दे दी। वहां अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। अब उम्मीद है कि मानसून देश के बाकी इलाकों में भी समय पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे देश में मानसून 8 जुलाई तक पहुंच जाएगा। 41% संभावना है कि मानसून सामान्य रहेगा, जबकि इस बात की आशंका केवल 5% है कि मानसून सामान्य से कम होगा। बात झारखंड की करें तो झारखंड के मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर एसडी कोटाल ने कहा है कि मानसून सीजन में झारखंड में सामान्य बारिश होगी। 96 से 104% बारिश सामान्य की श्रेणी में आता है। झारखंड में 102% बारिश होने की संभावना है। जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश के आसार हैं। डॉक्टर कोटाल ने कहा कि अगले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम सामान्य रहेगा। गर्जन, लाइटनिंग के साथ बारिश होने के आसार हैं। रांची में अधिकतम पारा 1 डिग्री गिरा। सोमवार को रांची समेत गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, चतरा और कोडरमा में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं कहीं कहीं वज्रपात की भी सूचना है। बताया जाता है वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 1 गुमला और 2 पलामू के हैं। रांची का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में माना गया। सोमवार को सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में 42 मिमी रिकॉर्ड की गई। 170 करोड़ की अनियमितता मामले में निरंजन कुमार से 8 घंटे की हुई पूछताछ।
एसीबी ने सोमवार को 170 करोड़ की अनियमितता के मामले में जरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार से 8 घंटे से अधिक पूछताछ की। सुबह 10 बजे ही निरंजन कुमार को एसीबी ने नोटिस देकर बुलाया था। तकरीबन 10:30 बजे केस के अनुसंधानक आरएन सिंह ने निरंजन कुमार से पूछताछ शुरू की। पूछताछ तकरीबन 8 घंटे चली। एसीबी के अधिकारी के अनुसार जरेडा और ऊर्जा निगम के टेंडर संबंधी पेपर्स और उनमें बढ़ती गई अनियमितता को लेकर निरंजन कुमार से बिंदुवार पूछताछ की गई। पूछताछ में कई सवालों पर वे परेशान दिखे। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक टेंडर की अनियमितता को लेकर कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में मंगलवार को भी पूछताछ जारी रहेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच एसीबी ने शुरू की है। इसी के तहत शुक्रवार को इंडियन पोस्ट एंड टीसी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस के अधिकारी निरंजन कुमार के दफ्तर में छापेमारी भी की गई थी। उनके खिलाफ अपने वेतन की निकासी अवैध रूप से करने और सरकार के विभिन्न खातों से लगभग 170 करोड़ का भुगतान करने, सब परिवार विदेश भ्रमण करने, प्रॉपर्टी में अपनी पत्नी के नाम से अर्जित संपत्ति का कोई विवरण नहीं देने, टेंडर में मनमाने तरीके से किसी कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने और विभिन्न टेंडर में बिना बोर्ड की सहमति के टेंडर की शर्तों को बदलने के आरोप हैं। निरंजन कुमार झारखंड सरकार के अधिकारी नहीं है, बल्कि IPTAAFS के 1990 बैच के अधिकारी हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड उनका मूल विभाग है। उनको 1 दिसंबर 2005 को झारखंड सरकार ने प्रतिनियुक्त पर बुलाया था। तब वे वित्त विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी बनाए गए थे। उन पर अपने पुराने परिचयों का दुरुपयोग कर JUSNL और जरेडा का निदेशक बनने, उस पद हेतु कोई भी तकनीकी अर्हताएं पूरी नहीं करने, 27 जनवरी 2019 को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार केंद्र सरकार अथवा DOTP में अभी तक प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायतें एसीबी को मिली थी। एसीबी ने साल 2019 में भी निरंजन कुमार के खिलाफ FIR की अनुमति मांगी थी, लेकिन तब सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी थी।